हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्रेल क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में। देखिए, ब्रिटिश फार्माकोपिया को हम आज की वीडियो के अंदर बहुत ही सिस्टमेटिक वे में समझेंगे कि ब्रिटिश फार्माकोपिया की खोज कैसे हुई, मतलब इसकी खोज तो नहीं हुई, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, ब्रिटेन में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और इसकी एक दिलचस्प कहानी है। तो वीडियो को बिल्कुल गौर से देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आज के इस वीडियो के अंदर इतना लंबा कि हम इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। बट इस वीडियो के अंदर हम ब्रिटिश फार्माकोपिया की पूरी हिस्ट्री को भी समझेंगे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये बनाई गई, इसकी जरूरत क्या थी, साथ ही साथ इस ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर कंटेंट क्या है, उन सभी चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, ब्रिटेन के अंदर एक ऐसी कंडीशन डेवलप हो गई थी एक जमाने में, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है कि लोगों के पास एक जैसी दो दवाइयां हुआ करती थी, दोनों सेम दिखाई देती थी। उनकी जब हम पैकेजिंग देखते थे तो वो भी सेम हुआ करती थी, सेम स्ट्रेंथ, सेम शेप, बट उसमें से एक दवाई बहुत ही एक्टिव थी, इफेक्टिव थी और वो पेशेंट को क्योर करती थी। वहीं एक दूसरी दवाई जो कि बिल्कुल उसके जैसी ही दिखाई देती थी, बट वो पेशेंट को क्योर नहीं करती थी। हो सकता था उससे कुछ एडवर्स इफेक्ट भी दिखाई देने लगे। यह समय ब्रिटेन में देखा जा रहा था। कहने का मतलब यह है कि उस समय जब ब्रिटेन के अंदर एक ऐसी कंडीशन डेवलप हो गई थी कि हर इंसान अपने हिसाब से दवाइयां बना रहा था। ब्रिटेन के जितने भी राज्य थे वो अपने हिसाब से दवाइयां बना रहे थे। ना कोई गाइडलाइन थी, ना कोई क्यूसी का क्राइटेरिया था। बस लोगों को जो भी दिखता था वो अपना ही प्रोसीजर फॉलो करते थे और अपने हिसाब से पैकेजिंग करके वो मार्केट में दवाइयों को सेल करते थे। ब्रिटेन में उस समय एक ऐसी कंडीशन डेवलप हो गई थी कि लोगों के हाथ में जो दवाई हुआ करती थी, तो वो एक तरीके से ये बता ही नहीं सकते थे कि जो दवाई उन्होंने परचेस करी है, जो दवाई वो खा रहे हैं, क्या वो इफेक्टिव है। इसका कोई भी भरोसा ब्रिटेन के अंदर खत्म हो चुका था। और इसी बीच एक ऐसी किताब की जरूरत ब्रिटेन को लगी कि हमको एक ऐसी किताब चाहिए जिसके अंदर ब्रिटेन में बिकने वाली हर दवाई का क्राइटेरिया हो। वो दवाई कैसी बनाई जाएगी, उसके अंदर क्या प्योरिटी रहेगी, उसका क्यूसी क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, इस तरीके की एक बुक की हमको जरूरत है। और ये बुक उस सभी दवाइयों को फॉलो करेगी जो दवाइयां ब्रिटेन के अंदर सेल हो रही है। और यही बुक थी, वो थी ब्रिटिश फार्माकोपिया। और इस तरीके से ब्रिटिश फार्माकोपिया की शुरुआत हुई। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम और भी इसको सिस्टमेटिक वे में समझेंगे, बट आज का वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि फार्माकोपिया का मतलब क्या होता है। तो देखिए, फार्माकोपिया बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है फार्माकोन। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, और पोइन का मतलब होता है मेकिंग, मतलब ऐसी किताब जिसको देख के, जिसको पढ़ के आप दवाइयां बना सकते हैं, उसको बोला जाता है फार्माकोपिया। ये एक तरीके की रेसिपी बुक होती है। जैसे रेसिपी बुक पढ़ के आप कोई भी डिशेस बना सकते हैं, उसी तरीके से आप फार्माकोपिया को पढ़ के किसी भी ड्रग को प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके टेस्ट लगा सकते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो फार्माकोपिया के अंदर प्रेजेंट होती है। देखिए, फार्माकोपिया से कोई भी डॉक्टर ये नहीं बताता है कि आपको कौन सी ड्रग खानी चाहिए, ये नहीं होता है। जी हां, बट अगर कोई भी डॉक्टर आपको कोई ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहा है, एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि आप डॉक्टर ने पैरासिटामोल आपको प्रिस्क्राइब करी है, तो उस पैरासिटामोल को कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से उसके टेस्ट लगाए जाते हैं, उन टेस्ट का क्राइटेरिया क्या होता है, उसमें किस तरीके की लेबलिंग होती है, पैकेजिंग होती है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो फार्माकोपिया के अंदर अवेलेबल होती है। यही नहीं, दवाई से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे पैरासिटामोल की पूरी इंफॉर्मेशन अगर ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर आप पढ़ेंगे तो उसको बोला जाता है मोनोग्राफ ऑफ पैरासिटामोल। मतलब आपने किसी ड्रग का मोनोग्राफ पढ़ा तो मोनोग्राफ का मतलब होगा उस पर्टिकुलर ड्रग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। तो पैरासिटामोल का मोनोग्राफ, हर दवाई का मोनोग्राफ जो होता है वो फार्माकोपिया के अंदर अवेलेबल होता है। अभी प्रेजेंट में ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर कम से कम 4000 ड्रग्स के मोनोग्राफ अवेलेबल है। मतलब 4000 ड्रग्स से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और मतलब इन 4000 ड्रग्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का मतलब है कि 4000 मोनोग्राफ का मतलब है कि आप ब्रिटिश फार्माकोपिया को पढ़ के 4000 ड्रग्स के बारे में ये जान सकते हैं कि इस ड्रग को किस तरीके से बनाया गया है, उसकी किस तरीके से टेस्टिंग की गई है, उसके टेस्टिंग का क्राइटेरिया क्या है, उसमें कौन कौन से टेस्ट लगाए गए हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो होगी वो ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर अवेलेबल होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप कोई भी दवाई मार्केट के अंदर परचेस करते हैं और उस दवाई के पीछे जो उसका दवाई का नाम लिखा होगा, उसके पीछे लिखा होगा बीपी,
यूएसपी और आईपी, अगर बीपी लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि वो दवाई जो है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। जी हाँ, उसकी प्रिपरेशन ब्रिटिश फार्माकोपिया के हिसाब से की गई है, उसमें टेस्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया के हिसाब से लगाए गए हैं, उसके जितने भी स्टैंडर्ड क्राइटेरिया हैं वो ब्रिटिश फार्माकोपिया के हिसाब से। यही नहीं, ब्रिटेन के अंदर ये कानून भी है और इस कानून का नाम है ह्यूमन मेडिसिन रेगुलेशन एक्ट 2012, जिसके तहत ब्रिटेन में बिकने वाली जितनी भी दवाइयां होंगी वो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। अगर कोई भी इस रूल को फॉलो नहीं करता है तो उसको सजा दी जाएगी, मतलब उस पर्सन को, और अगर कोई उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाएगा जो भी ब्रिटिश फार्माकोपिया को फॉलो करते हुए अगर वो दवाई नहीं बना रहा है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसकी कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि ब्रिटेन के अंदर जितनी भी दवाइयां बिकेंगी वो ब्रिटिश फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए ही बिकनी चाहिए। तो चलिए अब हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं और ये समझते हैं कि ब्रिटिश फार्माकोपिया की शुरुआत कैसे हुई, और काफी पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया पे राज किया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर साइंटिफिकली डेवलपमेंट बहुत पहले ही हो चुका था। तो कहानी है 16वीं सदी की। देखिए 16वीं सदी मतलब आज से कम 400 साल पहले ब्रिटेन के अंदर भी एक कंडीशन डेवलप हो गई थी कि सब अपने हिसाब से दवाइयां बना रहे थे। उसी समय ब्रिटेन के जो डॉक्टर्स थे उनको ऐसा लगा कि हमको एक ऐसी बुक को डेवलप करना चाहिए जिसके अंदर प्रॉपर वे में ड्रग का रेसिपी हो, उसको किस तरह का टेस्ट लगाना, उसकी पैकेजिंग, सारी इंफॉर्मेशन एक बुक के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। और ये आइडिया सबसे पहले आया 1618 में। किसको आया? कॉलेज ऑफ फिजिशियन इन लंदन, मतलब लंदन का जो कॉलेज था फिजिशियंस का, मतलब जहां पर डॉक्टर्स पढ़ाई करते थे, उनको ये सबसे पहले आइडिया आया और उन्होंने सबसे पहली बुक 1618 में पब्लिश करी जिसको नाम दिया लंदन फार्माकोपिया। जी हाँ, लंदन फार्माकोपिया। अब लंदन के अंदर जो भी दवाइयां बनेगी वो लंदन फार्माकोपिया को फॉलो करते हुए बनेगी। कुछ सालों और आगे बढ़ते हैं 1699 में रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एडिनबर्ग, यहां पर जितने भी फिजिशियंस थे, डॉक्टर्स थे, उनको भी यही प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि वहां पर फिजिशियंस और सर्जन्स के बीच में झगड़ा चल रहा था। फिजिशियंस अलग तरीके की ड्रग को मैन्युफैक्चर करते थे, बनाते थे, और सर्जन अलग तरीके की दवाइयों को बनाते थे, तो उनके बीच में एक दिक्कतें आ रही थी। तो पेशेंट में कंफ्यूजन था एडिनबर्ग एरिया के अंदर कि हमको कौन सी दवाइयां खाना चाहिए। इसीलिए वहां पर जो फिजिशियंस थे रॉयल कॉलेज के, उन्होंने अपनी एक फार्माकोपिया डेवलप करी। कब करी? 1699 में, और इस बुक को नाम दिया एडिनबर्ग फार्माकोपिया। तो अब एक ही देश के अंदर अब 2 फार्माकोपिया आ चुकी थी। यही नहीं, अब तीसरी भी आने वाली थी। ये थी कुछ सालों बाद, नहीं कम से कम 108 साल बाद एक तीसरी फार्माकोपिया भी आ जाती है 1807 में, और ये फार्माकोपिया आती है आयरलैंड में, और इस फार्माकोपिया का नाम दिया डबलिन फार्माकोपिया। यहां पर मैं एक चीज बता दूं कि उस समय जो हमारा ब्रिटेन था, जिसको अगर आप ब्रिटेन जो है जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं, तो इंग्लैंड जो है वो केवल इंग्लैंड एरिया है, बट अगर आप बोलें ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आयरलैंड और स्कॉटलैंड वाला एरिया भी आता है। मैं आपको बता दूं कि आज भी आयरलैंड और स्कॉटलैंड पे ब्रिटेन ने ही कब्जा कर रखा है, उन्हीं का अधिकार है, और इस पूरे एरिया को ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। अगर आप केवल इंग्लैंड की बात करेंगे तो इंग्लैंड एक देश है, बट अगर आप ग्रेट ब्रिटेन की बात करेंगे तो यहां पर आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये देश भी आते हैं। तो उस समय जो आयरलैंड था वो भी इंग्लैंड के कंट्रोल में ही था। उस समय तो भारत भी इन्हीं के कंट्रोल में था और काफी देश थे। बट अब यहां पर क्या दिक्कत हो गई कि एक ही देश के अंदर 3 फार्माकोपिया हो गई, लंदन फार्माकोपिया, एडिनबर्ग फार्माकोपिया और डबलिन फार्माकोपिया। और ये फार्माकोपिया की बनी हुई दवाइयां विदेशों में भी जाने लग गई, सेल होने लग गई। तो अब ये दिक्कत हो गई कि इंडिया में भी वो दवाइयां आती थी, अलग अलग देशों में दवाइयां जाती थी, और वहां पर जो भी पेशेंट इनको कंज्यूम करते थे उनके अंदर कंफ्यूजन होता था कि सबसे अच्छी दवाइयां कौन सी है, लंदन फार्माकोपिया वाली, एडिनबर्ग वाली कि डबलिन वाली। तो यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था क्योंकि ब्रिटेन के अंदर 3 फार्माकोपिया थी और तीनों को फॉलो करते हुए दवाइयों को मैन्युफैक्चर्ड किया जा रहा था। अब आता है साल 1858। यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि ये तीनों फार्माकोपिया जो थी ये इंग्लिश भाषा के अंदर नहीं थी, ये लिखी गई थी लैटिन भाषा के अंदर। तो प्रॉब्लम तो वहां से शुरू हो गई थी क्योंकि जिन लोगों को लैटिन पढ़नी नहीं आती थी वो इन फार्माकोपिया को नहीं पढ़ पाते थे। जैसे कि मैंने बताया कि 3 फार्माकोपिया होने की वजह से ब्रिटेन के अंदर ही नहीं, दुनिया के वो सारे देश जहां पर इन दवाइयों को सेल किया जाता था, और ब्रिटेन तो धड़ल्ले से सारी दवाइयां बेचता था क्योंकि कई देशों में तो ब्रिटेन का कब्जा भी था उस समय, भारत भी है जैसे एक पार्ट है, तो यहां पर भी धड़ल्ले से दवाइयां बिका करती थी और कंफ्यूजन सभी डॉक्टर्स के अंदर रहता था। डॉक्टर्स जब भी किसी ड्रग को प्रिस्क्राइब करते थे तो उनके दिमाग में यही कंफ्यूजन होता था कि जो ड्रग मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूं ये किस फार्माकोपिया के तहत में लिखूं, कंफ्यूजन था। तो
इस कंफ्यूजन को देखते हुए ये सारा कंफ्यूजन पहुंचा ब्रिटेन की सरकार के पास और 2 अगस्त 1858 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक इंपॉर्टेंट एक्ट पास किया। इस एक्ट का नाम था मेडिकल एक्ट 1858। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मेडिकल एक्ट 1858। इस एक्ट के तहत एक काउंसिल बनाई गई जिसको नाम दिया गया जनरल मेडिकल काउंसिल। ये काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट। जनरल मेडिकल काउंसिल ये वही काउंसिल है जिसके अंदर आज भी ब्रिटेन में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। जैसे हमारे यहाँ पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, जहाँ पर अगर भारत में जितने भी डॉक्टर्स हैं या एज ए डॉक्टर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको इंडियन मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसी तरीके से ब्रिटेन के अंदर आपको एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करनी है तो आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ कराना होगा? जनरल मेडिकल काउंसिल में। और ये काउंसिल आज भी कंटिन्यू है, मतलब आज भी ब्रिटेन में जिन भी डॉक्टर्स को प्रैक्टिस करनी होती है, ये जितने भी नए डॉक्टर्स पास आउट होते हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन जनरल मेडिकल काउंसिल में कराना होता है। तो इस काउंसिल में कोई ये देखिए, इस काउंसिल को पार्लियामेंट ने पहले तो ये आदेश दिया कि ब्रिटेन के अंदर जितने भी डॉक्टर्स हैं सभी के सभी अपना रजिस्ट्रेशन इस काउंसिल में कराएं। वो आयरलैंड के हों, स्कॉटलैंड के हों, जितना भी एरिया आता है। तो इसमें क्या हुआ कि लंदन के भी हो गए, एडिनबर्ग के भी हो गए, डबलिन के भी हो गए। सारे डॉक्टर्स जो थे, फिजिशियन, सर्जन, जितने भी प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने अपना सबका रजिस्ट्रेशन कहाँ कराया गया? जनरल मेडिकल काउंसिल में। अब इस जनरल मेडिकल काउंसिल के अंदर जितने भी डॉक्टर रजिस्टर्ड हुए उन डॉक्टर्स को ये आदेश दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा कि अब आप ब्रिटेन के लिए एक ड्रग को डिजाइन करें, मतलब एक फार्माकोपिया डिजाइन करें और वो बुक के अंदर ड्रग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वो इकलौती ऐसी बुक होगी जो कि पूरे ब्रिटेन के अंदर फॉलो की जाएगी। मतलब अब ये लंदन, एडिनबर्ग और डबलिन वाली फार्माकोपिया अब कैंसिल हो जाएगी और इस बुक का नाम होगा ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक 6 साल बाद 1864 में ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला एडिशन पब्लिश हुआ और पूरे ब्रिटेन के जितने भी डॉक्टर्स थे, केमिस्ट थे, उनको बोल दिया गया कि आपको इस बुक को फॉलो करना है। बट दिक्कत ये हुई कि जैसे ही ये बुक पब्लिश हुई, मार्केट के अंदर आई, डॉक्टर्स और केमिस्ट के बीच में ये बुक बिल्कुल फ्लॉप हो गई क्योंकि इस बुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी। दिक्कत ये थी कि एक बहुत बड़ा रिवाइज एडिशन था, इतना ज़्यादा रिवाइज एडिशन था कि काफ़ी चीज़ें इसके अंदर चेंज कर दी गई थी, प्रोसीजर्स चेंज कर दिए गए थे, पैकेजिंग का तरीका चेंज कर दिया गया था, टेस्ट प्रोसीजर्स चेंज कर दिए गए थे, जिससे कि केमिस्ट, जितने भी फार्मासिस्ट थे, उनको इस दवाइयों को मैन्युफैक्चरड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। और ये सारी शिकायतें वापस काउंसिल के पास पहुंची और काउंसिल ने ठीक 3 साल बाद 1867 में 1867 में ब्रिटिश फार्माकोपिया का नया रिवाइज एडिशन पब्लिश किया। और इस एडिशन के अंदर जो पहला बुक पब्लिश हुई थी 3 साल पहले, जो बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी, उसके अंदर जो दिक्कतें थी वो इस नए एडिशन के अंदर वो सारी चीजें ठीक कर दी गई थी।